Okay, so we'll continue with questions of wave optics. Next question number 34. A double slit is illuminated by light of wavelength 6000 angstrom. The slit are 0.1 centimeter apart and the screen is placed 1 meter away. The angular position of 10th maximum in radians is. तो पहले तो क्वेश्चन समझना जरूरी है. क्या बोला है क्वेश्चन में? हमारे पास एक डबल स्लिट है, मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट. द वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड इज 6000 एंगस्ट्रॉम, मतलब 6 × 10⁻⁷ मीटर. स्लिट टू स्लिट डिस्टेंस, डबल स्लिट में दो स्लिट्स होते हैं, उन दोनों का डिस्टेंस इफ यू रिमेंबर यू डिनोट बाय स्मॉल d. 0.1 सेंटीमीटर है विच इज 10⁻³ मीटर एंड द स्क्रीन इज प्लेस्ड 1 मीटर अवे. एंगुलर पोजीशन पूछा है आपको 10th मैक्सिमम का. एंगुलर पोजीशन हम लोग बाद में देखेंगे, पहले ये बताओ व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ nth ब्राइट बैंड फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्क्रीन. मतलब xn का फॉर्मूला पूछ रहा हूं मैं, याद है क्या? n लैम्डा d/d. और अगर आपको एंगुलर पोजीशन चाहिए तो ये कैपिटल D को सिर्फ डिवाइड कर लो, तो n लैम्डा बाय स्मॉल d. दिस इज योर एंगुलर पोजीशन ऑफ nth ब्राइट बैंड. हमको 10th ब्राइट बैंड पूछा है 10th, तो थीटा 10 इज 10 × 6 × 10⁻⁷ अपॉन स्मॉल d. स्मॉल d इज -3, तो 10⁻⁶ नीचे 10⁻3, सो दैट इज इक्वल टू 6 × 10⁻³ रेडियन. तो 6 × 10⁻³ रेडियन ऑप्शन है नहीं है, तो कहाँ गड़बड़ होगी? n की वैल्यू 10 थी, यस. Wavelength is 6000 angstrom, yes. 0.1 सेंटीमीटर is 10⁻⁻1 सेंटीमीटर, that is 10⁻³ मीटर. ये भी करेक्ट है, yes. तो 10⁻⁶ नीचे -3, तो 6 × 10⁻³ होना चाहिए. तो विद द करेक्शन ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35th. Light is incident on a glass surface at polarizing angle of 57.5 degree. Then the angle between the incident ray and the refracted ray is. तो आपको इसके लिए याद होना चाहिए what is Brewster's law. अगर आपको Brewster's law याद है तो ठीक है, नहीं है तो I'll just repeat the concept again. ऐसा था, हमारे पास एक ट्रांसपेरेंट, ये Brewster's law में ट्रांसपेरेंट सरफेस होना चाहिए. इसके ऊपर एक अनपोलराइज लाइट इंसिडेंट हुआ. अनपोलराइज लाइट में जो वाइब्रेशंस होते हैं दे आर इन डिफरेंट प्लेन्स. तो यहाँ पे आ गया आपके पास एक प्लेन के वाइब्रेशन, तो यू हैव आल्सो वाइब्रेशन इन सम अदर प्लेन. तो फॉर एग्जांपल इनसाइड आउटसाइड वाले वाइब्रेशंस भी हो सकते हैं, तो आई जस्ट रिप्रेजेंट देम बाय डॉट. अनपोलराइज्ड लाइट, इफ यू रिमेंबर यूपीएल, उस केस में लाइट में, बिकॉज एज यू रिमेंबर लाइट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, तो उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड का कंपोनेंट है और मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट है. जब हम लोग पोलराइजेशन कॉन्सेप्ट सीखते हैं तो आई टोल्ड यू कि सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर्स ही कंसीडर करने हैं, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर्स को छोड़ देना है. अब जब मैं सिंगल वेव की बात करूंगा तो सिंगल वेव का इलेक्ट्रिक फील्ड का वाइब्रेशन एक पर्टिकुलर प्लेन में होगा. लेकिन जब आप लाइट बोलते हो तो उसमें सिंगल वेव नहीं होता है, इट कंसिस्ट ऑफ बिलियंस ऑफ वेव्स टुगेदर. तो किसी एक पर्टिकुलर वेव का वाइब्रेशन होगा इन वन प्लेन, दूसरे का होगा इन अदर प्लेन, तीसरे का होगा इन सम अदर प्लेन. तो जब वाइब्रेशंस आर इन ऑल पॉसिबल प्लेन, उसको आप बोलते हो अनपोलराइज्ड लाइट. बाय सम मेथड अगर हम लोग बाकी वाइब्रेशंस को ब्लॉक कर दे और सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेन के वाइब्रेशंस को अलाउ करे, तो वो जो लाइट बनता है उसको बोलते हो प्लेन पोलराइज्ड लाइट. और हमको प्लेन पोलराइज्ड लाइट बनाना है तो उसके डिफरेंट मेथड्स है. उसमें से एक मेथड है पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन, ब्रूस्टर्स लॉ जिसको तुम बोलते हो. ये आपको इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में वापस आएगा, इसके लिए अभी पता होना चाहिए ये. तो अगर आप एक ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब पे एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंस पे अनपोलराइज्ड लाइट को इंसिडेंट करवाओगे, पर्टिकुलर, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ पोलराइजेशन आईपी, या तो ब्रूस्टर्स एंगल थीटा बी. तो उस केस में क्या होता है, उस केस में जो रिफ्लेक्टेड लाइट है, रिफ्लेक्टेड, दैट इज कंप्लीटली पोलराइज्ड, दैट इज प्लेन पोलराइज्ड. तो इफ यू इंसिडेंट लाइट एट सम पर्टिकुलर एंगल, तो रिफ्लेक्टेड लाइट इज प्लेन पोलराइज्ड. और जो रिफ्रैक्टेड लाइट होता है ना, इट इज पार्शियली पोलराइज्ड. अब पार्शियल का मतलब क्या होता है बेसिकली? यहाँ पे पार्शियल मतलब एक पर्टिकुलर वाइब्रेशंस, मतलब एक पर्टिकुलर प्लेन के वाइब्रेशंस
यहाँ पे सारे के सारे उसी प्लेन की वाइब्रेशन है। मैं एग्जाम्पल से बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल जो रेड कलर के कंपोनेंट देख रहे हो दे आर 100, ये जो आप ग्रीन डॉट्स देख रहे हो दे आर ऑल्सो 100, तो 100 एंड 100। रिफ्लेक्टेड में इमेजिन रिफ्लेक्टेड में 70 गए, कौन से, दिस रेड वंस, तो बचे हुए 30 कहाँ जाएंगे, यहाँ पे। और जो दूसरे कंपोनेंट्स थे इनसाइड आउटसाइड द ग्रीन डॉट्स, वो पूरे के पूरे यहाँ पे है। तो एज यू कैन सी ये जो रिफ्रैक्टेड बीम है दिस इज पार्शियली पोलराइज्ड, क्योंकि इसमें दोनों वाइब्रेशंस है। सिर्फ फर्क इतना है कि यहाँ पे जो रेड कंपोनेंट्स है वो कम है और ग्रीन सारे इधर है, और जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो क्या है, कंप्लीटली पोलराइज्ड, प्लेन पोलराइज्ड। और जब ऐसा होता है ना तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड बीम इसमें एंगल बनता है 90 डिग्री। गुड। अब देखो क्या बोला है, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे। मतलब आपको फाइंड क्या करना है, यू आर सपोज्ड टू फाइंड आउट एंगल बिटवीन इंसिडेंट, यहां से तो यहां तक का एंगल फाइंड करना है। इफ यू रिमेंबर लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, इफ द रिफ्लेक्शन इज इन द सेम मीडियम, एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम, तो ये एंगल भी कितना आ गया, IP। और जब लाइट पोलराइज होता है तो रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड में कितना होता है, 90। तो इस एंगल को थीटा मान लेता हूं। तो जस्ट बाय लुकिंग एट द डायग्राम, थीटा इक्वल टू क्या आएगा, IP प्लस 90, है ना, IP प्लस 90। तो थीटा इक्वल टू 2IP प्लस 90। तो 2IP कितना दिया हुआ है, 57.5 प्लस कितना करेंगे, 90, 57.5 का डबल 115, तो 115 प्लस 90 205, तो टोटल एंगल इज 205 डिग्रीज, 205, ऑप्शन नंबर C। So next question, a transparent thin plate of Polaroid is placed on another similar plate such that the angle between their axes is 30 degrees. The intensity of the emergent and unpolarized light incident will be in the ratio. पहले तो ये बताओ कि ये क्वेश्चन कौन सा टॉपिक का है, मालूज लॉ ऑफ मालूज। तो जब आप पोलराइजेशन की बात करते हो, आई टोल्ड यू देयर आर डिफरेंट वेज टू पोलराइज लाइट। उसमें से एक था ब्रिस्टर्स लॉ, उसको बोलते हैं पोलराइजेशन बाय रिफ्लेक्शन। दूसरा है पोलराइजेशन बाय सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन, दैट इज लॉ ऑफ मालूज। तो लॉ ऑफ मालूज में क्या होता है, बेसिकली हमारे पास एक पोलराइड है, देन यू हैव अनदर पोलराइड। अब क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि a transparent plate of polaroid is placed on similar plate, मतलब एक के ऊपर दूसरा पोलराइड रखा है। जो पहला पोलराइड है, इफ यू रिमेंबर, इसको तुम बोलते हो पोलराइजर, क्योंकि पोलराइजर लाइट को पोलराइज करता है। और लाइट पोलराइज हुआ कि नहीं, मतलब उसका एनालिसिस करने वाला ये दूसरा होता है, तो उसको क्या बोलते हैं, एनालाइजर। इमेजिन हमारे पास एक यूपीएल है, अनपोलराइज लाइट है, उसका इंटेंसिटी मैं मान लेता हूं, इमेजिन द इंटेंसिटी इज I0। देन यहां पे दिस इज द एक्सिस ऑफ पोलराइजर। और अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेंबर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ वही वाइब्रेशंस पास होंगे जो एक्सिस को क्या होंगे, पैरेलल, बाकी वाइब्रेशंस दे गेट ब्लॉक्ड, सिलेक्टिवली एब्जॉर्ब्ड। इसलिए इसको बोलते हैं पोलराइजेशन बाय सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन। यहां से लाइट पास होने के बाद सिर्फ एक ही पर्टिकुलर प्लेन का वाइब्रेशन पास हुआ जो इस एक्सिस को पैरेलल था, राइट। अब उसके बाद जो दूसरा आपके पास पोलराइड है, उसका एक्सिस मान लो ऐसा है, विच इज एट 30 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है, तो आई कैन जस्ट शो इट हियर 30 डिग्री। इसको मैं फिलहाल थीटा बोल देता हूं। तो पहली बार जब लाइट एक पोलराइजर से पास होता है ना, तो यू शुड नो इंटेंसिटी ड्रॉप्स टू हाफ। तो यहां पे I1 आ गया, और यहां पे I2 इट इज इक्वल टू I1 cos स्क्वायर थीटा। I1 is the intensity here, cos square angle between the axis of polarizer and the axis of analyzer। तो ये पता होना चाहिए। आपको पूछा वही था, आपको पूछा है इंटेंसिटी ऑफ द एमर्जेंट मतलब कौन, I2, एंड द अनपोलराइज्ड लाइट मतलब कौन, I0। इसका रेशियो पूछा है आपको। तो I2 इक्वल टू I1, लेकिन I1 क्या था, I0/2 cos स्क्वायर 30। वेरी गुड।
तो इसको शिफ्ट कर दो, तो I2 बाय आई नॉट इज इक्वल टू 1/2 cos 30 रूट 3/2 उसका स्क्वायर 3/4, तो कितना आ जाएगा 3/8 ऑप्शन नंबर डी। Next question number 37. The critical angle of a certain medium is sin inverse of 3/5. The polarizing angle of the medium is, अभी critical angle आपने ray optics में सीखा था in standard 11 और angle of polarization आपने 12th में सीखा है in wave optics. तो how many of you do not remember critical angle? Critical angle याद ही नहीं है, नहीं आता है? ओके ठीक है, I'll tell you what is critical angle. तो क्रिटिकल एंगल समझने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर कंडीशंस। नंबर 1, यू शुड नो दैट द लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम। तो एक काम करते हैं, ये एक ग्लास स्लैब ले लेते हैं, लेट अस टेक अ पॉइंट सोर्स हियर O। तो यहां से पॉइंट सोर्स से लाइट इज गोइंग इन ऑल डायरेक्शंस, क्योंकि पॉइंट सोर्स इज डाइवर्जिंग सोर्स। यहां से जो लाइट जाएगा स्ट्रेट, वो स्ट्रेट ही जाएगा। उसका नॉर्मली क्या होता है, लाइट व्हेन ट्रेवल्स फ्रॉम डेंसर टू रेयर इट बेंड्स अवे फ्रॉम नॉर्मल। यहाँ बेंडिंग नहीं होता है, यहाँ पे बेंडिंग नहीं होता है। उसका सिंपल सा रीजन है, ये लाइट गया इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, और आप एंगल्स कहाँ से मेजर करते हो, विद रिस्पेक्ट टू नॉर्मल। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0। अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 है तो स्नेल्स लॉ लगा के देख लो। मान लो ये मीडियम नंबर 1 है और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ1 है, ये मीडियम नंबर 2 है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स μ2 है, इसको मैं 1 भी मान सकता हूँ, बाहर एयर है ऐसा बोल सकता हूँ मैं। तो एनीवेज, अगर आपको याद होगा स्नेल्स लॉ, μ1 sin I इक्वल टू μ2 sin R, क्योंकि यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ही 0 है, एंगल ऑफ इंसिडेंस 90 नहीं है, इट इज 0, क्योंकि एंगल्स आप विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल मेजर करते हो। μ2 को शिफ्ट कर दिया तो sin R, लेकिन sin 0 क्या है, 0, तो क्या आ गया 0 इक्वल टू sin R, तो R कितना आ गया 0। मतलब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस 0 तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0, मतलब नो बेंडिंग, लाइट विल गो स्ट्रेट। तो वो जो बीम है OA वो तो गया स्ट्रेट। अगर मैं कोई और रे देखता हूं, OB, OC एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ओके, देन लेट मी ड्रॉ नॉर्मल हियर। ऑफ कोर्स लाइट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम डेंसर टू रेयरर, तो लाइट विल बेंड अवे फ्रॉम नॉर्मल। तो यहाँ पे लाइट का बेंडिंग हो गया अवे। जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाएगा उतना ही लाइट का बेंडिंग भी बढ़ता जाएगा, मतलब मोर इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, मोर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। एक पर्टिकुलर एंगल ऐसा आएगा ऑफ इंसिडेंस, और बाय द वे यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस इनसाइड द डेंसर मीडियम है, सो द एंगल ऑफ इंसिडेंस इनसाइड द डेंसर मीडियम फॉर विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन रेयरर मीडियम इज 90 डिग्री। इसको बोलते हो क्रिटिकल एंगल। क्या बोलते हैं इसको? तो जब भी एंगल ऑफ इंसिडेंस ये क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, और आपका जो फाइबर ऑप्टिक कनेक्शन होता है ना इंटरनेट का, वो इस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है। तो हमारा फोकस है सिर्फ क्रिटिकल एंगल पे फिलहाल टेम्पररीली। तो आई विल जस्ट रिमूव एवरीथिंग एंड लेट अस टॉक अबाउट क्रिटिकल एंगल ओनली। तो क्रिटिकल एंगल के केस में, इन केस ऑफ क्रिटिकल एंगल, the first condition is that light should be traveling from denser to rarer, okay। तो यहाँ पे ये denser medium है, imagine we have a ray of light, तो यहाँ पे एक ray of light आ गया, और जो ray of light है it is incident on the surface on the boundary of denser to rarer at critical angle, okay। लेकिन critical angle पे angle of refraction कितना हो गया था, 90, तो ये angle आ गया 90, this is 90, this is medium 1 μ1, मीडियम 2 μ2। अप्लाई स्नेल्स लॉ, क्या आएगा स्नेल्स लॉ, μ1 sin IC इक्वल टू μ2 sin 90, क्योंकि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है 90। अब अगर क्वेश्चन देखोगे, द क्रिटिकल एंगल ऑफ अ सर्टेन मीडियम इज sin इनवर्स ऑफ 3/5, द पोलराइजिंग एंगल ऑफ द मीडियम इज। एक काम करते हैं, जो μ2 इसको 1 मान लेते हैं, इसको क्या बोल देंगे μ। तो μ1 इज μ sin ऑफ IC इक्वल टू μ2 इज 1, sin 90 इज 1, तो आपको मिल गया sin IC as 1/μ। तो IC इक्वल टू sin इनवर्स ऑफ 1/μ। तो पहले तो इतना पता होना चाहिए। इफ यू नो दिस, अब क्वेश्चन सॉल्व होगा।
क्रिटिकल एंगल मतलब आईसी कितना बताया है, कितना बोला है, साइन इनवर्स ऑफ 3/5 37 डिग्री है, ठीक है। बट गिवन हमको जो दिया हुआ है ना, वो बोला हुआ है आपको आई सी इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 3/5, ये इक्वेशन 1। तो यहां से आपको मिल जाएगा साइन आई सी इक्वल टू 3/5, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम 1 and 2 लेफ्ट हैंड साइड सेम, तो राइट हैंड साइड भी सेम। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 and 2 you will have 1 by mu equal to 3/5, तो mu equal to 5/3, करेक्ट। mu मिल गया 5/3। हमको क्या चाहिए था, क्या पूछा है, पोलराइजिंग एंगल। ब्रूस्टर्स लॉ, tan of IP is equal to mu, जो हमने आज क्वेश्चन सॉल्व किया ना ब्रूस्टर्स लॉ का, यहाँ पे tan of IP होता है इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम म्यू, तो tan IP इज म्यू, राइट। तो tan IP इज म्यू, म्यू कितना आया 5/3, तो IP कितना आएगा tan इनवर्स ऑफ 5/3, tan इनवर्स ऑफ 5/3, ऑप्शन नंबर बी। So next question, example 38. When angle of incidence is 60 degree on the surface of a glass slab, it is found that the reflected ray is completely polarized. The velocity of light in glass is, तो जब हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस को 60 डिग्री रखा तो जो रिफ्लेक्टेड लाइट है वो कंप्लीटली पोलराइज्ड है, मतलब कौन सा लॉ यूज होगा, ब्रिस्टर्स लॉ। तो ब्रिस्टर्स लॉ इज tan IP इक्वल टू म्यू, यहाँ से तुमको म्यू मिल जाएगा क्योंकि IP की वैल्यू 60 दी है। आपको पूछा है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, तो सबसे पहले यस C/V। अगर आपको याद होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। आपको पूछा है वेलोसिटी ऑफ लाइट इन ग्लास, मतलब आपको पूछा है V, दैट इज C/म्यू। हमको चाहिए म्यू, लेकिन अगर आपको याद होगा फ्रॉम ब्रूस्टर्स लॉ म्यू क्या होता है tan ऑफ IP, तो V इक्वल टू 3 into 10⁸ अपॉन tan ऑफ 60। व्हाट इज tan 60 बाय द वे, √3, ओके। तो 3 into 10⁸ अपॉन √3, मतलब √3 into 10⁸। अब ऑप्शन देख लो, नहीं तो फिर हमको √3 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ेगी, ऑप्शन नंबर बी। डन डन। Next question, question number 39. The refractive index of medium is √3. If the unpolarized light is incident on it at an polarized angle of the medium, the angle of refraction is. आपको refractive index दिया है, आपको बोला है कि जो लाइट है it is incident at polarizing angle, मतलब पोलराइजेशन हो रहा है, मतलब आप सीधा सीधा ब्रूस्टर्स लॉ अप्लाई कर सकते हो, इसका ये मतलब होता है, राइट। तो यहाँ से तुमको tan ऑफ IP मिल जाएगा, व्हाट इज tan ऑफ IP √3, तो IP मिल जाएगा कितना 60। और आपको पूछा क्या है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फाइंड करना है तो कैसे करोगे, वैसा भी कर सकते हो, बट यू हैव टू ऑल्सो रिमेंबर, लुक ये डायग्राम पे ध्यान दो, ये तुमको IP पता लग गया, तो IP की वैल्यू कितनी आ गई 60, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया है, तो सीधा स्नेल्स लॉ क्यों नहीं लगाते, सीधा स्नेल्स लॉ लगाओ ना। ये मीडियम 1 है, μ1 है, दैट इज 1, ये मीडियम 2 है, μ2 इज इक्वल टू √3 अकॉर्डिंग टू दैट क्वेश्चन, जो क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। तो सीधा स्नेल्स लॉ लगा दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, इफ यू अप्लाई स्नेल्स लॉ डायरेक्टली यू विल गेट μ1 sin IP इक्वल टू μ2 sin R, वेयर R इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ऐसा ही होता है ना स्नेल्स लॉ, वेरी गुड। μ1 की वैल्यू कितनी है 1, साइन ऑफ IP कितना आ गया 60, μ2 की वैल्यू कितनी है √3, व्हाट इज साइन 60 √3/2, तो √3/2 √3 साइन R, √3 कैंसिल, तो साइन R इक्वल टू हाफ, मतलब R इक्वल टू 30 डिग्री, तो R इक्वल टू 30 डिग्री हो गया। ऑफ कोर्स दूसरा मेथड भी एग्जिस्ट करता है, बट दिस इज सिंपल।
नेक्स्ट क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। ये PYQ है जेई मेंस का। तो एज आई टोल्ड यू, CET के बैच में मैं JEE के भी कुछ क्वेश्चन मिक्स करूंगा, करने पड़ते हैं वो। अच्छा क्वेश्चन है। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट वन ऑफ द स्लिट्स इज वाइडर देन द अदर। नॉर्मली हमने जब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा था तो जो दो स्लिट्स थे दोनों का विड्थ सेम था। यहाँ पे ऐसा बोला है कि वन ऑफ द स्लिट्स इज वाइडर देन द अदर so that the amplitude of light from one slit is double that from the other। तो बेसिकली ऐसा है कि दोनों में से जो एक स्लिट है वो वाइडर है। तो मान लेते हैं कि सेकंड जो स्लिट है वो वाइडर है, तो सेकंड से जो लाइट का एम्पलीट्यूड आएगा वो डबल ऑफ फर्स्ट है। होगा ना ऐसा? अगर स्लिट छोटा है तो एम्पलीट्यूड भी कम आएगा, अगर स्लिट बड़ा है तो एम्पलीट्यूड भी ज्यादा होगा। तो A2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A1। आगे क्या बोला है? If IM be the maximum intensity, important, IM is the maximum intensity। maximum intensity कब होता है? जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो। और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कब होता है? जब फाई की वैल्यू, मतलब फेज डिफरेंस की वैल्यू कितनी हो? 2n पाई, 0, 2 पाई, 4 पाई, 6 पाई, 8 पाई। तो अभी बेसिक्स आपके क्लियर है, ऐसा अजम्पशन है। बोर्ड एग्जाम देके आए हो तो होना ही चाहिए ना। पर अगले चैप्टर से मैं पहला एक लेक्चर आपको पूरे फॉर्मूलाज रिवाइज करके दूंगा फ्रॉम नेक्स्ट चैप्टर ऑनवर्ड्स। But it is assumed that you should know basics now। Destructive interference के लिए what was the angle? Pi, 3 pi, 5 pi, मतलब 2m minus 1 pi या फिर 2n plus 1 pi। ओके, ठीक है। तो IM is the maximum intensity, मतलब constructive interference की बात हो रही है यहाँ पे। The resultant intensity when they interfere at phase difference phi is given by। थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा, कोई बात नहीं। क्वेश्चन में ये बोला है कि मैक्सिमम इंटेंसिटी IM है और रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछा है जब फेज डिफरेंस कितना हो? फाई का। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए रिजल्टेंट इंटेंसिटी का इक्वेशन क्या बना था? I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos फाई। जब वो मैक्सिमम इंटेंसिटी की बात कर रहे हैं तो मैक्सिमम इंटेंसिटी मतलब रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। उस केस में I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 cos ऑफ 2n पाई, क्योंकि कंस्ट्रक्टिव के लिए 2n पाई होता है और cos ऑफ 2n पाई इज ऑलवेज 1। करेक्ट? तो अगर ये याद होता तो आप सीधे सीधे बोल देते IM इक्वल टू, इफ यू रिमेंबर, ये रूट ऑफ I1 प्लस रूट ऑफ I2 का स्क्वायर होता है। तो ये एक स्टेप और कम हो जाता है आपका। चलो ठीक है, नहीं आता कोई बात नहीं। अब ये I1 और I2, you see, if you see, do you remember intensity is proportional to square of? Very good। तो I1 is basically proportional to A1 square and I2 is proportional to A2 square। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? A1 स्क्वायर नहीं, रूट ऑफ I1 है, A1 प्लस A2 का स्क्वायर। गुड गुड। हमारे पास तो रेशियो था ना, चलो कोई बात नहीं। A2 इज 2 टाइम्स ऑफ A1, A2 इज 2 टाइम्स ऑफ A1, तो A1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ A1 का स्क्वायर। तो IM इक्वल टू 9A1 स्क्वायर, 9A1 स्क्वायर मतलब 9I1। तो IM इक्वल टू 9 टाइम्स ऑफ I1। अभी याद रखो इसको। ओके, स्टेप्स यू कैन सॉल्व दिस बाय डिफरेंट मेथड ऑल्सो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा, अभी आगे क्या बोला है? जब फेज डिफरेंस कितना हो? फाई। ऐसा ही बोला है ना, इफ द फेज डिफरेंस इज फाई, व्हाट इज द रिजल्टेंट इंटेंसिटी? ऐसा ही क्वेश्चन है कि नहीं? द रिजल्टेंट इंटेंसिटी व्हेन दे इंटरफेयर विद द फेज डिफरेंस ऑफ फाई। तो IR पूछा है फॉर अ फेज डिफरेंस ऑफ फाई, तो कैसा करेंगे? तो IR इक्वल टू व्हाट विल यू डू इन दिस केस? क्या करेंगे यहाँ पे? बताओ बताओ, व्हाट विल यू डू इन दिस केस? व्हाट इज I2 इन टर्म्स ऑफ I1? अगर A2 इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ A1 है, A2 इज 2 टाइम्स ऑफ A1, तो व्हाट इज I2 इन टर्म्स ऑफ I1? 4 टाइम्स। वेरी गुड। तो I1 प्लस 4I1 प्लस 2 अंडर रूट ऑफ I1 इंटू 4I1 कॉस ऑफ 5। ऐसे रखो उसको। अब IR इक्वल टू
I1, हाँ मुझे पता है ये 5 होगा, मैं करूंगा नहीं, प्लस 4 का रूट 2, 2 इंटू 2 4, तो ये हो जाएगा 4 I1 स्क्वायर का रूट मतलब I1 cos ऑफ 5, ठीक है, गुड। देन ये जो 4I1 है ना वो कॉमन निकाल लेंगे, तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या मिल जाएगा आपको, I1 प्लस 4I1 कॉमन, क्या बचा 1 प्लस cos 5। अगर आपको याद होगा 1 प्लस cos 5 2 cos स्क्वायर 5/2, वेरी गुड। इन दोनों में से I1 को कॉमन निकाल लो, I1 कॉमन निकल गया, क्या बचा 1 प्लस 4 इंटू 2 8 cos स्क्वायर 5/2। लेकिन इक्वेशन नंबर 1 से I1 कितना था, Im/9, तो यह आ जाएगा आपका Im/9 1 प्लस 8 cos स्क्वायर 5/2। लुक कहां पे है, Im/9 1 प्लस 8 cos स्क्वायर 5/2, ऑप्शन नंबर सी, डन, खत्म। अगेन PYQ लगभग सेम टाइप है, जो लास्ट क्वेश्चन किया वैसा ही है ऑलमोस्ट। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑन द स्क्रीन विद पाथ डिफरेंस लैम्डा इज m यूनिट। तो यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में 2 स्लिट्स थे, वहां से जो लाइट आया वो स्क्रीन पे गया, स्क्रीन पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे पाथ डिफरेंस कितना है लैम्डा, वहां पे लाइट का इंटेंसिटी कितना है m यूनिट, मतलब रिजल्टेड इंटेंसिटी व्हेन द पाथ डिफरेंस इज लैम्डा इज m। इंटेंसिटी ऑफ द लाइट एट अ पॉइंट वेयर पाथ डिफरेंस इज λ/3 इज। तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा है कि एक पॉइंट पे जहां पाथ डिफरेंस लैम्डा था इंटेंसिटी m है, दूसरे पॉइंट पे जहां पे पाथ डिफरेंस λ/3 है इंटेंसिटी इन टर्म्स ऑफ m कितना है, तो वो सेम फॉर्मूला ही यूज करोगे, ओके। और लाइट क्या है मोनोक्रोमैटिक, ओके। तो सेम फॉर्मूला IR इक्वल टू I1 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 इंटू कॉस ऑफ 5, सेम फॉर्मूला। हाउ अबाउट दोनों का I सेम होगा, वेरी गुड। तो दोनों का I जब सेम होता है ना, तो इस केस में रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला अगर आपको याद होगा 4I cos स्क्वायर 5/2, वेरी गुड। I और ये 2I, तो 2I प्लस 2I cos 5, 2I प्लस 2I cos 5, 2I कॉमन 1 प्लस cos 5, व्हाट इज 1 प्लस cos 5, 2 cos स्क्वायर 5/2, तो कितना आ गया 4I cos स्क्वायर 5/2। केस 1, अब आपको 5 तो पता नहीं है, फेज डिफरेंस आपको पार्ट डिफरेंस दिया है, बट डू यू रिमेंबर फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इनटू पार्ट डिफरेंस। तो केस 1 में जो आपके पास फेज डिफरेंस आएगा वो आएगा 2π, क्योंकि लैम्डा और लैम्डा हो जाएगा कैंसल। तो केस 1 में कितना है आपके पास, कितना है 2π, वो 2π। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इन केस 1 में रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना बोला हुआ है, कितना बोला है m यूनिट्स। केस 1 में रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज m यूनिट, फेज डिफरेंस कितना आ गया 2π। तो सब्स्टिट्यूट कर दो ना इसमें, IR इक्वल टू क्या लिखोगे m, यहाँ पे क्या आ जाएगा 4I cos स्क्वायर 2π/2 कैंसल, व्हाट इज cos π -1, लेकिन उसका स्क्वायर +1, तो m क्या आ गया आपके पास 4I, इक्वेशन नंबर 1। केस 2 में आपको फेज डिफरेंस फाइंड करना पड़ेगा, पार्ट डिफरेंस कितना है λ/3, तो फेज डिफरेंस निकाल लो 2π/λ इंटू पार्ट डिफरेंस मतलब λ/3, λ कैंसल, तो कितना आ गया 2π/3, वेरी गुड, है ना, बराबर है, यस करेक्ट है। सिर्फ यहाँ ये फेज डिफरेंस इज 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस कितना था λ/3, λ कैंसिल, तो 2π/3। तो यहां से आपको फेज डिफरेंस मिल गया 2π/3। रिजल्टेंट इंटेंसिटी क्या लिखोगे, IR इक्वल टू क्या लिखोगे 4I cos स्क्वायर 5/2, लेकिन 4I कितना है, 4I कितना है m cos स्क्वायर, ये कितना था 2π/3/2 व्हाट इज cos ऑफ π/3,
मतलब cos ऑफ 60 1 बाय पक्का 1/2, यस 1/2 का स्क्वायर, तो कितना आ गया m/4, ऑप्शन नंबर बी। अभी सीईटी के सेट में कर रहे हैं तो कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, वेरी गुड क्वेश्चन। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट्स आर हॉरिजॉन्टल। नॉर्मली अगर आपको याद होगा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का एक्सपेरिमेंटल सेटअप, स्क्रीन होता है, यहाँ पे स्लिट्स होते हैं, और ये जो स्लिट्स होते हैं ना दे आर नॉर्मली वर्टिकल, ऐसे स्लिट्स होते हैं। तो जो भी हमने थ्योरी डिराइव किया था वो वर्टिकल स्लिट्स के लिए थे, लेकिन अगर आप क्वेश्चन देखोगे तो इन्होंने बोला है द स्लिट्स आर हॉरिजॉन्टल, और डायग्राम भी दिया है S1 S2 और हॉरिजॉन्टल। ओके, द इंटेंसिटी एट पॉइंट P एज शोन इन फिगर इज 3/4। 3/4 किसका 3/4 वो लिखना भूल गए, तो 3/4 ऑफ I0, where I0 is the maximum intensity. The value of theta is given the distance between the two slits S1 and S2 is, मतलब small d जो है ना वो कितना है 2 लैम्डा। क्वेश्चन समझ में आया? नॉर्मली हमारे पास दो स्लिट्स कैसे होते हैं, वर्टिकल होते हैं। तो हमने अब तक का जो भी थ्योरी डिराइव किया था वो किसके लिए किया था, वर्टिकल स्लिट्स के लिए, लेकिन अभी स्लिट्स को क्या कर दिया, हॉरिजॉन्टल। और आपको बोला है कि जो P पॉइंट है वहां पर रिजल्टेंट इंटेंसिटी कितना है, 3/4 ऑफ मैक्सिमम, करेक्ट। आपको पूछा है द वैल्यू ऑफ एंगल थीटा। अब ये एंगल थीटा की वैल्यू फाइंड करने के लिए बोला है, तो लेट अस सी हाउ टू डू दिस। तो डायग्राम वाइज स्पीकिंग ये स्क्रीन हो गया, यहाँ पे आपके पास लेट अस से यू हैव टू स्लिट्स, वन हियर व्हाइल द अदर इज ओवर हियर। यहाँ से जो लाइट आएगा दैट विल रीच सम पॉइंट P, यहाँ से भी जो लाइट आएगा दैट विल आल्सो रीच सम पॉइंट P, गुड। देन दे आर टेलिंग यू कि दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, 2 लैम्डा। तो स्लिट टू स्लिट डिस्टेंस नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल d, वो क्या दिया है 2 लैम्डा। यहाँ पे स्लिट कौन सा है S1, यहाँ पे कौन सा है S2, गुड फाइन। एंड दिस एंगल ओवर हियर इज थीटा, राइट। ये P पॉइंट था। तो हाउ अबाउट सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, कैसे करेंगे, बहुत सिंपल सा, मतलब ऑफ कोर्स थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन सिंपल है। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट P पॉइंट इज 3/4 ऑफ मैक्सिमम, मतलब तुमको I अपॉन I0 क्या मिल गया 3/4। लेट अस कॉल दिस एज इक्वेशन नंबर 1, गुड। बट डू यू रिमेंबर, अब हम सॉल्व कर ही रहे थे कब से, रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू पीक इंटेंसिटी कॉस स्क्वायर 5/2 किया ना। अभी दो क्वेश्चन हमने वैसे ही किए, इससे पहले भी वही लिखा था। रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज 4I, 4I क्या था पीक, 4I क्या था मैक्सिमम, है ना। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ मतलब मैक्सिमम इंटेंसिटी आया तो वो कितना आया 4I। इसका मतलब यहाँ जो तुम cos स्क्वायर 5/2 के साथ जो मल्टीप्लाई करते हो वो कौन होता है, मैक्सिमम होता है, पीक होता है। और हमारे इस क्वेश्चन में पीक क्या बोला है, क्या बोला है पीक I0 मैक्सिमम इंटेंसिटी। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज इक्वल टू पीक इंटेंसिटी इनटू cos स्क्वायर 5/2। तो रिजल्टेंट इंटेंसिटी अपॉन पीक इंटेंसिटी कितना हो गया cos स्क्वायर 5/2, इक्वेशन नंबर 2। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगा, वेरी गुड। तो यू विल हैव फ्रॉम 1 एंड 2 cos स्क्वायर 5/2 इक्वल टू 3/4। तो cos 5/2 इक्वल टू √3/2, मतलब 5/2 इज इक्वल टू 30। तो फेज डिफरेंस इज 60। चलो यहां तक तो ठीक, अभी इतना कर लिया। हमको फेज डिफरेंस, हमको क्या पूछा है, हमको पूछा है वैल्यू ऑफ थीटा। थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, चलो वो भी देख लेते हैं। एक काम करो, यहां से यहां पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देता हूं। क्यों, पता है क्यों? आपको याद होगा डिफ्रैक्शन नाम का एक कॉन्सेप्ट था, उसमें मैंने आपको बोला था कि वो जो स्लिट है ए और बी एक्सट्रीम पॉइंट्स है, ए और बी से जो लाइट आ रहा है, हमको अगर पाथ डिफरेंस निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, भूल गए? भूल गए, कोई बात नहीं, एक्चुअली प्रॉब्लम है, भूलना नहीं चाहिए। ये था हमारा डिफ्रैक्शन का सेटअप जिसमें था एक स्लिट। जैसे ही लाइट स्लिट पे आता है तो लाइट बेंड्स, लाइट बेंड्स। ये जो लाइट का डिफ्रैक्शन हुआ, बेंडिंग हुआ, राइट, वो एक स्क्रीन पे जाके पैटर्न बनाएगा जिसको तुम बोलते हो डिफ्रैक्शन पैटर्न। सेंटर में होता है सेंट्रल मैक्सिमा, जिसको तुम प्रिंसिपल मैक्सिमा भी बोलते हो। उसके होता है मिनिमास, फिर होता है सेकेंडरी मैक्सिमास,
फिर होता है मिनिमास, फिर होता है सेकेंड ऑर्डर सेकेंडरी मैक्सिमा, इंटेंसिटी गिरता जाता है, ड्रॉप होता जाता है। अगर आपको याद होगा मैंने आपको बताया था कि जब आपको दो रेज में पाथ डिफरेंस निकालना हो, कौन सा डिफरेंस? पाथ, तो एक रे से दूसरे रे पे क्या ड्रॉ करते हैं? परपेंडिकुलर। क्यों करते हैं? क्योंकि ये ए और ई पॉइंट के आगे अब पाथ डिफरेंस नहीं होगा। पाथ डिफरेंस कितना है? इतना है। कितना है? बी ई। तो जब आपको दो रेस में पाथ डिफरेंस निकालना हो तो एक रे से दूसरे रे पे क्या ड्रॉ करते हो? परपेंडिकुलर। मतलब इस पॉइंट्स के आगे पाथ डिफरेंस है क्या? नहीं। तो पाथ डिफरेंस कितना है? ये इतना है। वेरी गुड। तो अभी थोड़ा सा समझ लो मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर क्यों ड्रॉप किया होगा। इन दो पॉइंट्स के आगे पाथ डिफरेंस है क्या? नहीं। तो पाथ डिफरेंस मतलब कितना है फिर? पाथ डिफरेंस इज जस्ट दिस मच, राइट? करेक्ट। लेकिन ये डी का कॉस कंपोनेंट है कि नहीं? एंगल को लग के कौन सा कंपोनेंट होता है? कॉस। तो व्हाट इज पाथ डिफरेंस? डी कॉस थीटा। तो आपको डायग्राम से पाथ डिफरेंस मिल गया डी कॉस थीटा। लेकिन पाथ डिफरेंस डी कॉस थीटा मतलब 2 लैम्डा कॉस थीटा। इक्वेशन नंबर 3। बट डू यू रिमेंबर, इफ यू रिमेंबर, पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 2 पाई इंटू फेज डिफरेंस। वो तो तुमने किया ना फाइंड। कितना आया? 60। 60 मतलब कितना? पाई बाय 3। पाई बाय 3 आया ना? ओके। तो पाई बाय 3 तो कैंसल एंड कैंसल। तो व्हाट इज योर पाथ डिफरेंस? लैम्डा बाय 6। इक्वेशन नंबर 4। इक्वेशन नंबर 3 और 4 का लेफ्ट हैंड साइड क्या है? सेम है। तो राइट हैंड साइड पे क्या होगा? सेम। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, क्योंकि मुझे थीटा चाहिए था, भूलना नहीं। तो व्हाट इज डेल्टा? डेल्टा क्या आया? लैम्डा बाय 6। लेकिन डेल्टा क्या है? 2 लैम्डा कॉस थीटा। वेरी गुड। लैम्डा लैम्डा कैंसल। 2 को यहां शिफ्ट कर लो, 1/12 इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा क्या आएगा? कॉस इनवर्स ऑफ 1/12। कॉस इनवर्स ऑफ 1/12। ऑप्शन नंबर ए। Next question. Unpolarized light of intensity 32 watt per meter square passes through three polarizers such that transmission axis of the first is crossed with the third. Good. If intensity of emerging light is 2 watt per meter square, what is the angle of transmission axis between the first two polarizers? पहले क्वेश्चन पूरा अच्छे से समझ लो। अनपोलराइज्ड लाइट का इंटेंसिटी था 32. इट पासेस थ्रू 3 पोलराइजर्स 1, 2 एंड 3. ओके, सच दैट द ट्रांसमिशन एक्सिस ऑफ फर्स्ट, पहले का ट्रांसमिशन एक्सिस और लास्ट मतलब थर्ड का इज क्रॉस्ड. क्रॉस मतलब समझ में आया? तो पहले और तीसरे का एंगल कितना है? 90 डिग्री. वेरी गुड. तो क्रॉस्ड मतलब 90 डिग्री. अब ये याद रख लेना, ये पहले और तीसरे का है. अब इफ द इंटेंसिटी ऑफ एमर्जिंग लाइट मतलब जो फाइनली लाइट तीसरे पोलराइजर से बाहर आया, उस लाइट का इंटेंसिटी कितना है? 2. व्हाट इज द एंगल ऑफ ट्रांसमिशन एक्सिस बिटवीन फर्स्ट टू पोलराइजर? चलो ठीक है, मैं डायग्राम से बता देता हूं आपको. अच्छा क्वेश्चन है, गुड. ये जो क्वेश्चन है ना, ये 2 टाइप से पूछा गया है. एक ये है जिसमें एंगल पूछा है, दूसरा इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूला पूछा है, वो भी आगे आएगा. तो ठीक है, हम एक ही इसमें दोनों क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. दिस इज फर्स्ट पोलराइजर, दिस इज सेकेंड पोलराइजर एंड दिस इज थर्ड पोलराइजर. यहां पे अगर ट्रांसमिशन एक्सिस को मैं ऐसा लेता हूं तो यहां पे ये ऐसा आने वाला है, ठीक. और ये जो होगा सेकेंड का, इट इज इन बिटवीन. तो अगर आप सिर्फ ट्रांसमिशन एक्सिस ड्रॉ करोगे, इफ यू ड्रॉ ओनली एक्सिस, तो ये हो गया पहले का एक्सिस. उसके बाद ये हो गया आपका तीसरे का एक्सिस, दिस इज फॉर थर्ड. ऑफ कोर्स द एंगल इज 90 डिग्री. ये हो गया सेकेंड का, गुड. सेकेंड. तो मैं अगर पहले दो में अगर मैं थीटा मान लेता हूं, तो तीसरे में कितना होगा? 90 माइनस थीटा. गुड, वेरी गुड. अब इमेजिन यहां पे मेरे पास एक अनपोलराइज्ड लाइट है. इसका इंटेंसिटी में अगर I0 मानता हूं, ओके,
तो यहाँ पे आ जाएगा I1 विच इज I0/2, यहाँ पे आ जाएगा I2 विच इज I1 cos स्क्वायर थीटा, क्योंकि इन दोनों में एंगल कितना है, थीटा। क्लियर, पक्का पक्का। और ये जो फाइनली लाइट एमर्ज हुआ I3, इट इज I2, क्योंकि इसके पीछे कितना इंटेंसिटी है वो देखना पड़ता है। तो I3 इज I2 cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। व्हाट इज द एंगल बिटवीन सेकंड एंड थर्ड, 90 माइनस थीटा। सिर्फ जब पहली बार पास हो तो हाफ कर देना, दूसरी बार जब पास हो तो पिछला वाला कौन था, I1 cos स्क्वायर एंगल बिटवीन 1 and 2, दैट इज cos स्क्वायर थीटा। जब और एक बार पास हुआ तो I2 cos स्क्वायर एंगल बिटवीन 2 and 3, कितना था 2 and 3 में एंगल, 90 माइनस थीटा। तो आपके पास I3 आ गया, तो I3 आ गया इक्वल टू कितना, I2, लेकिन I2 खुद क्या है, I1 cos स्क्वायर थीटा और cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, करेक्ट। ये I3 था आपके पास I2 cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा, सिर्फ I2 था I1 cos स्क्वायर थीटा, था ना ऐसा। और I1 खुद क्या था, I0/2 cos स्क्वायर थीटा cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अब चाहो तो आप यहीं से सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपके पास I3 की वैल्यू है 2 और I0 की वैल्यू है 32। लेकिन जैसे मैंने बताया आपको कि ये क्वेश्चन दो अलग अलग टाइप से पूछा गया था, बताता हूँ कौन सा। I3 इक्वल टू I0/2 cos स्क्वायर थीटा, ये कितना हो गया, साइन स्क्वायर थीटा, करेक्ट, गुड। नाउ I3 इक्वल टू I0/8, 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिया मैंने, तो 4 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये आ गया I0/8 2 साइन थीटा कॉस थीटा का स्क्वायर होल स्क्वायर, ये आ गया आपका साइन 2 थीटा, वेरी गुड। तो ये आ गया साइन 2 थीटा का स्क्वायर। तो ये है आपका JEE मेंस का क्वेश्चन इन दिस फॉर्म। आप शायद हमारा JEE के बैच में आ भी जाएगा ये, बट अभी हो ही रहा था तो चलो ठीक है, हो गया। तो I3 इक्वल टू, अभी I3 की वैल्यू आपको दी हुई है, कितनी दी हुई है, 2। I0 कितना दिया हुआ है, 32 साइन स्क्वायर 2 थीटा, आपको थीटा पूछा हुआ है, दे आर आस्किंग यू थीटा, 1 जा 4 जा 1 जा 2 जा, बराबर, करेक्ट। तो 1/2 इक्वल टू कितना आ गया, साइन स्क्वायर 2 थीटा, सही है ना। टेक स्क्वायर रूट 1/√2 इक्वल टू साइन 2 थीटा। 1/√2 कितने एंगल पे होता है, तो 2 थीटा इक्वल टू कितना आ गया, तो थीटा कितना आ गया 22.5, तो 22.5 ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44th, वेरी सिंपल। इफ टू लाइट वेव्स हैविंग सेम फ्रीक्वेंसी सेम है, मतलब वेवलेंथ सेम है, ओके, हैव इंटेंसिटी रेशियो 4:1 and the interfere, the ratio of maximum to minimum intensity in the pattern will be, do you remember Imax by Imean, okay। अच्छा, मैक्सिमम बाय मिनिमम के 2-3 फॉर्मूला थे, एक था उसमें से A1 + A2 अपॉन A1 माइनस A2 का स्क्वायर। अब इन्होंने सेम फ्रीक्वेंसी तो बोला, बट आई डाउट सेम फ्रीक्वेंसी मतलब सेम एम्पलीट्यूड नहीं, चलो ठीक है, आई चेंज माई स्टेटमेंट, आई टेक माई वर्ड्स बैक, तो मत लिखो वैसा। पर बाय द वे आपको इंडिपेंडेंट मतलब इंडिविजुअल इंटेंसिटी का रेशियो दिया है, मतलब क्या दिया है, I1/I2। अब थोड़ा यहाँ भी कंफ्यूजन रहता है, तो थोड़ा कंफ्यूजन जो है वो हटा दो। जब लाइट S1 और S2 स्लिट से निकलेगा तब पहले सोर्स का इंटेंसिटी I1 है, दूसरे का I2 है, करेक्ट। और जब ये लाइट एक स्क्रीन पे जाके इंटरफेरेंस पैटर्न बनाया तो कहीं पे होगा मैक्सिमम, जहाँ पे होगा कंस्ट्रक्टिव, कहीं पे होगा मिनिमम, जहाँ पे होगा डिस्ट्रक्टिव। तो Imax Imean ये कहाँ पे, स्क्रीन पे। I1 I2 क्या है, जो लाइट सोर्स से आ रहा है उसका इंटेंसिटी है। तो इफ यू रिमेंबर, ये आ जाएगा आपका √I1 प्लस √I2 अपॉन √I1 माइनस √I2 का स्क्वायर, क्योंकि याद है क्या, इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, तो A इज प्रोपोर्शनल टू √I।
फिर आपको क्या दिया है I1 बाई I2, फिर मैंने आपको बताया था क्या करना पड़ता है, रूट ऑफ I2 कॉमन निकाल के कैंसिल, तो रूट ऑफ I2 को कॉमन निकाल लो और कैंसिल कर दो, Imax बाई I मीन इक्वल टू रूट I2, और रूट I2 तुम स्क्वायर से बाहर निकाल रहे हो राइट, तो स्क्वायर होके होगा ना, तो I2 आ गया बाहर, यहाँ पे बच गया आपके पास रूट I1 बाई I2 प्लस 1 अपॉन रूट I1 बाई I2 माइनस 1 इसका स्क्वायर, वेरी गुड। व्हाट इज I1 बाई I2? 4:1, 4:1, 4:1, तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 4 माइनस 1 का स्क्वायर, तो 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 2 माइनस 1 1 उसका स्क्वायर, तो 9:1, 9:1, ऑप्शन नंबर ए। Same frequency, same wavelength, not same amplitude. Huh? Same frequency, same wavelength. So, next question. Next question, easy. Two beams of light having intensities I and 4I, मतलब I1 की वैल्यू I है, I2 की वैल्यू 4I है, interfere to produce a fringe pattern, मतलब interference pattern on a screen. The phase difference between the two beams is pi/2 at point A and pi at point B. तो स्क्रीन पे दो पॉइंट्स की बात चल रही है, A पॉइंट पे फेज डिफरेंस कितना है pi/2 और B पे कितना है pi. Then the difference between the resultant intensity at A and B is, सिंपल क्वेश्चन है। रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो आपको याद है ही, अब I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट ऑफ I1 I2 cos ऑफ phi। तो एट पॉइंट A रिजल्टेंट इंटेंसिटी को मैं IA बोल देता हूँ, करेक्ट। अगर आपको थोड़ा काम कम करना है, ऑफ कोर्स यू आर स्मार्ट पीपल, तो थोड़ा काम कम कर ही सकते हो। तुमको क्या पूछा है डिफरेंस, तो एक काम करो ना, डायरेक्ट डिफरेंस, क्योंकि जब डिफरेंस की बात करोगे I1 I2 कैंसिल होने वाला है। ओके ठीक है, कुछ लोग अभी भी कनेक्ट नहीं कर पा रहे, तो ठीक है कनेक्ट कर लेते हैं। I1 कितना था I2 कितना था 4I, वेरी गुड। ये कितना बन गया 5I। अब याद रखना I1 कितना है I, ये कितना है 4I, ये कितना है cos phi, चलो, और cos phi A, ये कितना आ गया 5I, ये कितना आ गया 4I cos phi A। मैं ये बता रहा था आपको कि अगर आप अभी B पॉइंट पे लोगे तो B पॉइंट पे भी पता है क्या आएगा 5I प्लस 4I cos ऑफ phi B। तो जब डिफरेंस लेंगे ना हम लोग तो 5I कैंसल होगा, तो वो I1 I2 लिखने की जरूरत ही नहीं थी हमको। चलो ठीक है, लिख लिया तो कोई बात नहीं। अब तो अभी IB माइनस IA कर लो। अब IB माइनस IA क्यों 5B, व्हाट इज फेज डिफरेंस एट B पॉइंट pi, व्हाट इज cos phi वैल्यू -1, तो वो ज्यादा है, cos ऑफ pi/2 0 है। ओके, तो IB माइनस IA जब करोगे ना तो सब्ट्रैक्ट होगा, क्या होगा 4I cos phi B माइनस 4I cos ऑफ phi A।
4i cos ऑफ 5b कितना -1 और 0। तो ठीक है, -4i मतलब 4i, तो इंटेंसिटी का डिफरेंस कितना है 4i। ठीक है, से मैंने आई भी मैंने आई लिखा इसलिए क्या आ रहा है -4, उल्टा करते तो क्या होता प्लस। तो मैं एक काम करता हूँ ना, थोड़ा और स्मार्ट काम कर लेंगे, 4i ऑप्शन नंबर बी मॉड ले लेंगे, डन। Okay, so that's it for today.